किसी हादसे के बाद जो ख्याल हमारे जहन में बार बार आता है वो हादसे से ठीक पहले के बारे में होता है। काश मैं उस दिन वहां नहीं गया होता। काश मैंने गाड़ी 2 सेकंड पहले स्लो कर ली होती। काश जब मुझे पहली बार शक हुआ कि कहीं कुछ जल रहा है तो मैंने उठ के देख लिया होता। काश मैंने उसका हाथ सीढ़ियों पर नहीं छोड़ा होता। काश काश काश। इस काश का वजन हमारे मन पर पूरी जिंदगी रहता है, क्योंकि हादसे वापसी की मोहलत नहीं देते। मैं छोटा था जब मैंने दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन पर एक वार्निंग पढ़ी थी। लिखा था कि मेट्रो ट्रैक से दूर रहें वरना जीवन परिवर्तनीय चोट लग सकती। तब मुझे बड़ी हंसी आई थी कि कितना खराब ट्रांसलेशन है, कैसा लफ्ज है जीवन परिवर्तनीय। लेकिन अब जो अपने आसपास हादसे से गुजरे लोगों की जिंदगी को देखता हूं तो समझ में आता है कि वाकई लफ्ज सही है। एक हादसा किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में जो आग लगी, भयानक तस्वीरें आप सबने देखी होंगी। 15 बच्चे जो एक आम दिन की तरह घर से निकले होंगे और कभी लौटकर वापस नहीं आए। उनके माँ बाप की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। बच्चे को खोने का दर्द, वो भी इस दर्दनाक तरीके से, ये याद उन्हें पूरी जिंदगी चैन से सोने नहीं देगी। ठीक है, आपने एक अधिकारी, एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, एक फायर ब्रिगेड से, 2 LDS के ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया। लेकिन अहम यह है कि हमने इस हादसे से क्या सीखा, बल्कि क्या हम हादसों से कुछ सीखते भी हैं, क्योंकि यह पहला हादसा नहीं है। आज से 29 साल पहले भी एक ऐसा ही हादसा हुआ था। साल था 1997। दिल्ली के एक सिनेमा हॉल में आग लगी थी। 59 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। आज उसी हादसे की सच्ची कहानी बताऊंगा कि पहली चिंगारी कहां से उठी, धुआं अंदर कब भरने लगा, बाहर निकलने का एग्जिट गेट किसने लॉक किया, इमरजेंसी लाइट्स बंद क्यों हो गई, थिएटर की गैलरी में कुर्सियां किसने फंसाई थी, और धमाके की आवाज से लोगों को क्यों लगा कि यह फिल्म में चल रहे किसी सीन की आवाज है। और कहानी एक मां नीलम कृष्णमूर्ति की, जिसने अपने दोनों बच्चों को इस हादसे में खोने के बाद 24 साल तक इंसाफ की लड़ाई लड़ी। ये सब कुछ आज के स्टोरी बॉक्स के इस एपिसोड में। आज है पूरी कहानी उपहार सिनेमा कांड की। एक कहावत है कि वी ऑल आर स्टोरीज विद बैड एंडिंग। हम सब किसी एक औसत दिन में अचानक खत्म हो जाएंगे, हमारी कहानी को अधूरा छोड़कर। मौत इसीलिए अफसोसनाक होती है, लेकिन ज्यादा तकलीफ तब होती है जब कोई अपना किसी लापरवाही की वजह से, लालच की वजह से या गुनाह की वजह से दुनिया से चला जाता है, जैसे कि उस दिन हुआ था 1997 में। यही महीना था, जून का 13 तारीख थी। वैसे मैं इन बातों पे यकीन नहीं करता, लेकिन फ्राइडे द 13th था उस दिन, जिसे एक मनहूस तारीख, मनहूस दिन माना जाता है। बहरहाल दिल्ली के ग्रीन पार्क में उपहार सिनेमा में बॉर्डर फिल्म का फर्स्ट डे था। पहला शो 12 से 3 तक चल चुका था और दूसरा शो 3 से 6 तक होने वाला था। वो भी हाउसफुल था। लोग देशभक्ति के माहौल में थे। कुछ लोग सिनेमा हॉल के बाहर नारे लगा रहे थे। नौजवान लड़के लड़कियां थे, बच्चे थे, बुजुर्ग थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि अगले चंद घंटों में यहां कुछ ऐसा होने वाला है कि जिसे अगले 30 सालों के बाद भी याद किया जाएगा। तो शुरू से शुरू करते हैं। फ्राइडे था, जैसे मैंने बताया। उस जमाने में मल्टीप्लेक्सेस तो होते नहीं थे। फिल्मों को लेकर बहुत क्रेज था, क्योंकि फिल्में देखने का एक ही जरिया था बड़े पर्दे पर, और वो आप थिएटर में देख सकते थे नई फिल्में। थर्सडे फ्राइडे नई फिल्म रिलीज होती थी और उसकी बहुत धूम होती थी। फिल्म रिलीज हुई बॉर्डर, मल्टी स्टारर फिल्म थी, बड़े बजट की, उसका बड़ा बज़ था, उसके गाने भी बहुत अच्छे थे। उपहार सिनेमा हॉल में उस दिन एक पूरा फेस्टिवल सा माहौल था।
ऑडिटोरियम के बाहर जो एक एरिया होता है जहाँ पर खाने पीने का सामान मिलता है, समोसा, पॉपकॉर्न वगैरह, वो बिक रहा था। भीड़ ज़्यादा थी तो वेंडर्स जो थे उन्होंने पानी की बाल्टियाँ जिनमें वो कोल्ड ड्रिंक्स और टोकरी वगैरह जिसमें वो समोसे, पॉपकॉर्न के पैकेट वगैरह रखते हैं, उन्होंने ऑडिटोरियम का जो रास्ता होता है, जो दरवाज़ा होता है जहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, वहाँ पे रख दिया क्योंकि जगह की बहुत कमी थी। हुआ ये था कि जितने टिकट बिक चुके थे वो तो बिक चुके थे, पर इसके अलावा मैनेजर्स के पास अक्सर रिक्वेस्ट आ जाती है कि भाई हमें भी 4 टिकट दे दीजिए, और कभी कभी वो लोग मुनाफा ज़्यादा कमाने की वजह से, तो उस वक्त में क्या होता था कि लोग जो खाली एरिया होता है या जो बाहर निकलने का जो एक गैलरी वाला एरिया होता है, वहाँ पे उन्होंने कुछ बेंचेस लगा दी थी ताकि और लोग वहाँ पर बैठ सके, ज़्यादा मुनाफा हो सके। अब पूरा अंधेरा घुप था हॉल में, शोर शराबा हल्का फुल्का हो रहा था, आहटें थी लोगों की उठने बैठने की, कुछ फुसफुसाने की, बोलने की। तभी स्क्रीन पर CBFC का जो सर्टिफिकेट होता है उसकी तस्वीर पड़ी, तालियां और सीटियां बजने लगी, फिल्म शुरू हुई। हॉल में खूब अंधेरा था, जून की गर्मी में AC की ठंडी हवा से माहौल हल्का सर्द हो गया था। बॉर्डर फिल्म आपने देखी होगी, आपको याद होगा, 2 घंटे 50 मिनट की फिल्म है, थोड़ी लंबी फिल्म है। अभी फिल्म 1 घंटा 18 मिनट तक पहुंची थी, यानी कह सकते हैं इंटरवल से थोड़ा पहले तक। अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको याद होगा कि एक सीन है जिसमें सुदेश बेरी जिन्होंने मथुरा दास का किरदार निभाया है, उनकी लड़ाई होती है सुनील शेट्टी के साथ, एक फाइट सीन होता है, दोनों रेत में लड़ते हैं और फिर सनी देओल आके उनका बीच बचाव करते हैं और सुनील शेट्टी कहते हैं कि सर ये मिट्टी मेरी माँ है और इसने मेरी माँ को गाली दी है, वगैरह वगैरह। उसी सीन के आसपास का ये वक्त था। थिएटर के फर्स्ट फ्लोर पर उस वक्त कुछ घट रहा था। उसी भीषण आग की वो पहली चिंगारी थी जिसे किसी ने नहीं देखा। ये चिंगारी थी एक ट्रांसफार्मर की जिस पर लोड बहुत ज्यादा हो गया था, और हैरानी की बात यह है कि उसी दिन सुबह पहले वाले शो में उस ट्रांसफार्मर में कुछ खराबी आ चुकी थी, जिससे बिजली विभाग से कुछ इंजीनियर्स बुलाए गए थे, लेकिन उनके पास वो टूल्स नहीं थे जो चाहिए होते हैं। कभी आप गूगल पे देखिएगा, एक चीज होती है इसे कहते हैं क्लिपिंग मशीन, उसकी जरूरत होती है केबल्स को जोड़ने के लिए जो ट्रांसफार्मर्स के होते हैं। उनके पास वो था नहीं, उन्होंने ऐसे ही हथौड़े से उसको ठोक पीट के थोड़ा काम चलाओ करके उस हालत में कर देंगे, ठीक है अभी आप के पास हाउसफुल शोज जा रहे हैं, आप चलाइए, बाद में इसको ठीक कर दिया जाए। पहला शो चल भी गया 12 से 3 वाला, लेकिन ये जो दूसरा शो था जो अभी इंटरवल से थोड़ा पहले तक पहुंचा था, यहां तक आते आते ट्रांसफार्मर में लोड की वजह से ऑयल लीकेज शुरू हो गई, तेल जमीन पर टपकने लगा। अंदर तो फिल्म चल ही रही थी, अंधेरा था, AC की ठंड थी, लोगों के हाथ में पॉपकॉर्न था, लोगों ने बच्चों को गोद में उठा रखा था। फिल्म देखने वालों में कोई नहीं जानता था कि अगले कुछ मिनटों में वो मौत को इतने करीब से देखने वाले हैं। बहरहाल कुछ मिनट गुजरे कि अचानक ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हो गया, एक जोर का धमाका हुआ जिसकी आवाज अंदर तक भी आई, लेकिन उस वक्त स्क्रीन पर जो सीन चल रहा था उसमें गोली बारूद चल रहे थे, फिल्म में दिखा रहे थे कि धमाका हुआ है, तो शायद लोगों ने सोचा कि ये उसी धमाके की आवाज है, तो किसी ने गौर नहीं किया। बाहर ग्राउंड फ्लोर पर धमाके के बाद ट्रांसफार्मर के पास खड़ी जो बाइक्स थी उनमें आग लग गई और ये गाड़ियां कतार से खड़ी हुई थी जिनमें जाहिर है पेट्रोल टंकी में पेट्रोल होगा, तो उन्हें जलने में वक्त नहीं लगा, वो धू धू करके जलने लगे। ट्रांसफार्मर से निकला हुआ जो काला ग्रीसी ऑयल होता है, जो फ्लेमेबल होता है, उसके जलने से एक गाढ़ा काला धुआं उठने लगा और वो जहरीला धुआं थिएटर की जो लिफ्ट के लिए शाफ्ट बने होते हैं जिनमें लिफ्ट्स ऊपर नीचे जाती हैं, उनमें जाने लगा। आग बहुत तेजी से आगे बढ़ी और पहली बार AC के जो डक्ट होता है वहां से होता हुआ वो जहरीला धुआं ऑडिटोरियम तक हल्का हल्का पहुंचने लगा। हॉल की ऊंची दीवारों के किनारे पर जो यूनिट्स लगे होते हैं, AC के वेंट्स जहां से ठंडी हवा निकलती है, वहां से धुआं धीरे धीरे ऑडिटोरियम के अंदर आना शुरू हुआ। ऑडिटोरियम चारों तरफ से ढका हुआ था,
इस तरह से उसे बनाया जाता है कि अंधेरा रहे। एक तीखी सी महक पहली बार लोगों ने अंदर से महसूस की और कुछ ही सेकंड्स के बाद वो धुआं गाढ़ा होने लगा। थिएटर में कोई खांसा, पहले कोई एक शख्स खांसा, फिर 2 लोग खांसे और बामुश्किल 2-3 मिनट हुए होंगे कि अचानक एक बड़ा भपका सा आया और एसी वेंट से गाढ़ा काला धुआं एक बेहद खौफनाक गुबार की तरह थिएटर में घुस गया। वो धुआं ऐसा था जैसे आप रबर को जलाते हैं तो जो धुआं निकलता है। उस बंद थिएटर में वो धुआं फैलने लगा। लोग हड़बड़ा कर उठ गए, धुआं और गाढ़ा हुआ, लोग खांसते खांसते गिरने लगे, सांस नहीं आ रही थी किसी को। कुछ लोग सीट्स पर बैठे हुए अपना गला पकड़कर गिरने लगे। जिन लोगों के पास बच्चे थे और जो बच्चे सांस ना ले पाने की वजह से गोद में ही दाएं बाएं उनकी गर्दनें लुढ़कने लगी थी, वो उन्हें उठा के बाहर की तरफ तेजी से भागे, दरवाजे की तरफ। अफरा तफरी, चीख पुकार, रोना, बच्चों का नाम लेकर माओ का पुकार। लेकिन फिल्म अभी भी चल रही थी। लोग एग्जिट की तरफ भागे, वो एग्जिट गेट पर पहुंच भी गए, लेकिन तब उन्हें पता चला कि एग्जिट गेट बंद थे। ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए गेट के रास्ते में एक्स्ट्रा सीट्स लगा दी गई थी। वो एरिया पूरी तरह से ब्लॉक था। सांसें नहीं आ रही थी। गोद में बच्चे थे लेकिन दूसरे गेट पर पहुंच गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खींचा तो वो दरवाजा बाहर से लॉक था। कुछ लोग सांस रोके हुए दरवाजे को धक्का देकर उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे, अपना कंधा मारकर। सबसे बुरी हालत थी बालकनी में और यहां सबसे ज्यादा मौतें हुई थी। बालकनी से नीचे आने का रास्ता एक ही था और यहां पे धुआं इतना ज्यादा बढ़ गया था कि ऑक्सीजन लेवल ना के बराबर बचा था। गले चूक हो गए थे। पूरा थिएटर, जहां कुछ देर पहले तक पूरा जश्न का माहौल था, अब वहां पर मौत का तांडव था। इस बीच एक एग्जिट गेट किसी तरह से खुल गया। जो लोग भाग सकते थे वो उस तरफ भागे। लोगों को लगा कि अब वो बच जाएंगे। बच्चों को गोद में लिए हुए वो उस तरफ भागे। कुछ जो जमीन पर पड़े थे उन्होंने उस दरवाजे की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। लेकिन तभी अचानक पूरे थिएटर की बिजली कट गई। अब आप तसव्वुर कीजिए कि थिएटर जो इस तरह से बनाया जाता है कि वहां बिल्कुल अंधेरा हो, रोशनी का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वहां पर अगर अचानक से बिजली कट जाए तो आप अपने ठीक बगल में खड़े शख्स का चेहरा भी नहीं देख पाएंगे। मोबाइल उस वक्त होते नहीं थे। यानी एक गहरा काला अंधेरा जहां सांस भी नहीं आ रही। महसूस कीजिए उस मंजर को। एक सरकारी गाइडलाइन है कि ऐसी जो पब्लिक प्लेसेस पर जो जमीन पर इमरजेंसी लाइट लगती है वो बैटरी से चलनी चाहिए, ताकि ऐसे किसी हालात में कम से कम वो जो रास्ता दिखाने वाली लाइट्स होती हैं वो काम करती रहे। लेकिन उपहार सिनेमा में वो लाइट्स भी बिजली से चल रही थी, इसलिए बंद हो गए। कोई पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था। सब लोग बस उस अंधेरे में अपना गला पकड़े हुए सांस लेने की कोशिश कर रहे थे और मौत को अपने और नजदीक आते हुए देख रहे थे। वो बस किसी तरह एग्जिट गेट तक पहुंचना चाहते थे, जिस तरफ भीड़ दौड़ पड़ी थी, एक दूसरे को कुचलते हुए। माएं चीख रही थी, बच्चों की घुटी घुटी आवाजें थी, लोग रेंग रहे थे, कुछ कुर्सियों के नीचे बेहोश हो गए थे। लेकिन जैसे ही गेट से वो लोग बाहर निकले और वहां पर पहुंचे जहां पे वो एक एरिया होता है जहां पे पॉपकॉर्न्स वगैरह मिलते हैं, वो खाने पीने का सामान, वो जब वहां पे पहुंचे और बाहर जाने की कोशिश की तो पता चला कि बाहर जाने वाला गेट भी लॉक था। धुआं वहां पे बढ़ने लगा था। जिनकी गोद में बच्चे थे उन बच्चों की गर्दनें अब एक तरफ लुढ़क गई थी। उनके बचने की अब उम्मीद नहीं थी। मां बच्चों को थपथपाते हुए चीख रही थी। सांस लेना मुश्किल हो गया था। हवा में जहर था, आंखें खुल नहीं रही थी, धुआं था।
लोग चीख रहे थे। कुछ लोग भागकर बाथरूम में चले गए थे, ये सोचकर कि शायद उन्हें वहां पर एग्जॉस्ट मिल जाए, लेकिन धुआं इतना ज्यादा था कि एग्जॉस्ट चलाने पर उसने उस धुएं को वापस अंदर ही खींच लिया बाथरूम में, और उन लोगों की मौत हो गई। उन लोगों की लाशें उसी बाथरूम में मिली। बाहर से फायर ब्रिगेड के फव्वारे, उनका प्रेशर अंदर आ रहा था, लेकिन वो नाकाफी था। चश्मदीदों ने बताया कि वो धुआं इतना जहरीला और खतरनाक था कि कुछ सीट्स पर जो लोग बैठे हुए थे वेंट के पास, एसी का जो वेंट होता है, पहला जब भभका आया धुआं का और उन्हें कुछ अंदाजा नहीं था, उन्होंने बस एक सांस खींची और वो वैसे ही बैठे रह गए। एक सांस और सब कुछ खत्म। 59 लोगों की मौत हुई, जिसमें 23 सिर्फ बच्चे थे जिन्होंने अपने मां बाप की गोद में दम तोड़ा। मरने वाला सबसे छोटा बच्चा सिर्फ 30 दिन का था। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, एक ब्रूटल रिमाइंडर था, एक ट्रैप था जो सड़े हुए सिस्टम ने बनाया था, जो आज भी हादसे होने के बाद महीना 2 महीना सख्ती दिखाता है और फिर दोबारा सारी सतर्कता फॉर्मेलिटी बनाकर कागजों पर रह जाती। महसूस कीजिए घुप अंधेरे में एक कम उम्र शख्स की आवाज जो अपनी बहन का नाम पुकार रहा है। जमीन पर गिरा हुआ एक आदमी अपने बच्चों का नाम पुकार रहा है। एक आदमी जो सीट के नीचे है, जो आखिरी सांसें ले रहा है। भगदड़ के बाद उसके अपने कहां है उसे नहीं पता। वो मंजर कैसा रहा होगा? अपनों को खोने के बाद एक मां को कैसा लगा होगा? अपनों को खोने वालों में एक मां थी, नीलम कृष्णमूर्ति, जिन्होंने अपने दोनों बच्चे, 13 साल का बेटा और 17 साल की बेटी को खो दिया था। कहते हैं ना कि हादसा हमसे हमारा सब कुछ छीन लेता है कभी कभी। नीलम जी भी पिछले 29 सालों में एक रात, एक दिन उनकी जिंदगी में ऐसा नहीं गया है जब उन्होंने ये ना सोचा हो कि उस दिन बच्चे अगर घर पर ही रह जाते तो जिंदगी आज कितनी अलग होती। काश। ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि फिर शुरू हुई इंसाफ की लड़ाई, लीगल बैटल। एक कमेटी बनी जिसने रिपोर्ट दी किसकी गलती थी, किसने चूक की, जैसा होता है। इसके बाद अंसल ब्रदर्स, जिनका यह सिनेमा था, उनके खिलाफ, बिजली विभाग के खिलाफ, फायर ब्रिगेड ऑफिसर्स के खिलाफ, सिनेमा मैनेजर्स के खिलाफ, बिल्कुल वैसे ही जैसे लखनऊ कोचिंग मामले में हुआ। तो उपहार सिनेमा का मामला फिर पहुंचा कोर्ट्स में। पहले निचली अदालत थी, फिर हाई कोर्ट पहुंचा, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कई बार उन दोनों मालिकान की सजा को कम कर दिया गया। वो एक बहुत अलग कहानी है जिसमें नीलम जी जैसी पीड़ितों ने एक एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपहार बनाकर एक लंबी लड़ाई लड़ी। केस में आए फैसले को कई बार चैलेंज किया गया, दोबारा फैसले सुनाए गए, मुआवजा देने को कहा गया। उम्र की वजह से अंसल ब्रदर्स में से एक भाई को छोड़ भी दिया गया कि इनकी उम्र बहुत ज्यादा है और ये जो धाराएं लगाई गई थी वो बहुत कमजोर थी। पर वो एक अलग कहानी है। पर इसकी सबसे जरूरी और उदास बात यह है कि इस हादसे में इतने सालों के बाद भी हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां 30 साल पहले थे। दिल्ली के मालवीय नगर में, लखनऊ के कोचिंग सेंटर में, और ऐसे बेशुमार हादसों की तस्वीर हम अपनी टीवी स्क्रीन पर, अखबारों में देखते रहते हैं। हादसे हमारे सामने आते हैं, हमारी आंखों से गुजरते हैं, कुछ दिन बात करते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन उन लोगों से पूछिए कि एक लम्हे ने कैसे उनकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। भगवान, गॉड, खुदा हमारे अपनों को उस एक लम्हे से बचा कर रखे। दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। उम्मीद है हमने इस एपिसोड से कुछ सीखा होगा। हादसों के खिलाफ हमें जागरूक बनना होगा ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। शो के प्रोड्यूसर हैं माज, साउंड डिजाइन है अमन पाल का, ग्राफिक्स हैं अलीना चौधरी के। अगले एपिसोड में लौटूंगा किसी नई कहानी या किसी नए सच्चे किस्से के साथ। मेरा नाम है जमशीद कमर सिद्दीकी। दुआ में याद रखिएगा।